गोल्डन डाउन से यूनो, क्लाउज और मिमोसा को। मिमोसा अपनी चांदनी रात वाले मूड में सोच रही होती है, क्या आस्था भी वही चांद देख रहा है जो मैं देख रही हूँ? वाह, इतने इमोशंस, जैसे आस्था कोई चांद का डीलर हो। उधर ग्रीन मैंटिस से सेके अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का मजा ले रहा होता है। मस्ती करते करते बीच पर सो जाता है, पर जैसे ही आँख खुलती है सामने एक दानव सीनियर मैजिक नाइट की ऐसी धुलाई कर रहा होता है जैसे बच्चे पतंग उड़ाने की डोर तोड़ते हैं। बेचारा सेके ये देखकर सोच रहा होगा, ये वही मैजिक नाइट है जिन पर हम भरोसा करते हैं। भाई, सेके के भरोसे की तो चूल्हे हिल गई। दूसरी तरफ ब्लैक बुल को विजर्ड किंग ने टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा है। वो लोग अंडर वाटर टेम्पल में गए हैं और वहाँ आई ऑफ द मिडनाइट सन को रोकने का प्लान है, क्योंकि वो लोग भी मैजिक स्टोन हथियाने वाले हैं। लेकिन सीन यहाँ से और खतरनाक हो जाता है। वेटो, जो खुद को डिस्पेयर कहता है, ने सीनियर मैजिक नाइट्स की फौज को ऐसे साफ किया जैसे गंदे कपड़े धोने की मशीन। अपनी मैजिक वेल बनाकर समंदर के अंदर अंडर वाटर टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। सेके डर के मारे कसम खा रहा होता है, भाई ये दानव है, इंसान नहीं। हमें ऐसे लोगों से उम्मीद थी, ये तो खुद बचने के लिए दूसरों को दाव पर लगा देंगे। अब कहानी फिर से वही लौटती है जहाँ पिछली बार छोड़ा था। ब्लैक बुल और टेम्पल मेज के बीच गेम चल रहा है। लक और मैग्ना सबसे ताकतवर टेम्पल मेज से भिड़ रहे होते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है और वो ताकतवर मेज घायल हो जाता है। वेटो वहाँ पहुँच जाता है। लक कहता है, ओ भाई, ये तो मेरा शिकार है, पर इससे लड़ने में और मजा आएगा। ये तो मेरे कैप्टन यामी से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उधर टेम्पल मेज गाय, जो खुद को इस टेम्पल का सबसे ताकतवर मेज कहता है, वेटो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वेटो की आत्मविश्वास लेवल इतना हाई है कि बोलता है, भाई मुझसे लड़ने का पूरा दम लगा ले, पर मैं वो चीज छीन कर ही जाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। गाय ने अपने वोटर मैजिक से बड़ा सा हथौड़ा बनाया और वेटो पर हमला किया, लेकिन वेटो ने अपने मैजिक से एक आर्मर बनाया और उसे खरोंच तक नहीं आई। वेटो ने ठाके लगाते हुए कहा, अरे भाई, कोशिश अच्छी थी, इनाम में मैं तुझे मौत दूंगा। और भाई, इसके बाद वेटो ने अपने पंजों से ऐसा प्रहार किया कि गाय हवा में उछल गया। वेटो बोला, ये दुनिया बस ताकतवर के लिए बनी है, कमजोर लोग सिर्फ शिकार बनते हैं। उधर वेटो ने अपने 4 साथियों को पूरे टेम्पल में फैलने का हुक्म दिया। अब हर जगह तबाही मच गई। टेम्पल मेज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाय के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए और इसी के साथ एपिसोड का सीन और खतरनाक हो जाता है। अब ब्लैक बुल का अगला मूव क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो भाई, यूंडो और यू एंडी ओ सब बेकार, यही मेरे मैजिक का रूल है। तुम बस इंतजार करो और तमाशा देखो कि आगे क्या होता है। उधर यामी भी अपने डार्क मैजिक लाइट स्लैश से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या फायदा। आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक मेंबर ऐसा स्पेशल मैजिक लगाए बैठा है जैसे बंद दरवाजे पर पहरेदार। उन्हें भी मालूम है कि यामी क्या चीज है और अगर बाहर आ गया तो क्या कांड मचा सकता है। वेटो बोलता है, ओए डार्क मैजिक वाले विदेशी, तू डर रहा है ना? मैं तेरे मना को साफ साफ सेंस कर सकता हूँ। थोड़ी देर वही रह, तमाशा देख अपनी टीम को मरते हुए, फिर मैं तुझे भी निपटा दूंगा। वैसे भी तू ही मेरा असली शिकार है। भाई, वेटो का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है, लेकिन यामी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है, हम अभी भी गेम के रूल्स चेंज कर सकते हैं, सही? हाई प्रीस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर यामी अपनी टीम को मैसेज देता है, सब सुनो, ये मिडनाइट सन का बंदा हाई रैंकिंग है जो किसी मैजिक नाइट कैप्टन को भी टक्कर दे सकता है। मैं अभी किसी वजह से तुम लोगों के पास नहीं आ सकता, इसलिए ये लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। यही मौका है अपनी शक्ति और लिमिट को सरपास करने का। कोई मरेगा नहीं, सबको जिंदा रहना है, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। भाई, यामी का डराने वाला मोटिवेशन भी अलग ही लेवल पर है। हाई प्रीस्ट सोचता है, अगर वेटो यहाँ से बाहर निकल गया तो मेरे मंदिर का तो श्राद्ध कर देगा। तभी वो गेम का रूल चेंज कर देता है। अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी आई ऑफ द मिडनाइट सन को हराने में मदद करेगा, उसे हाई प्रीस्ट अपनी ताकत के अंदर कोई भी विश पूरी करेगा। मतलब एकदम अलादीन का चिराग वाला ऑफर। उधर आस्था सोच रहा है, हम उस दानव से लड़ने वाले हैं। भाई, ये तो खतरनाक है, लेकिन फिर सोचता है कि यही लड़ाई उसे वर्थ इट बनाएगी। वेटो अपने अगले शिकार की तलाश में निकलता है। तभी मैग्ना और लक खड़े हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, हम अभी जिंदा हैं। समझा क्या? कहाँ भाग रहा है? मैग्ना मन में सोचता है, यामी के इतना कुछ बोलने के बाद मैं लेटकर ये तमाशा नहीं देख सकता, लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन भाई, लक का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। वो वेटो से कहता है, ओए मॉन्स्टर, जो पिछली बार हमला किया था उसी से भी ज्यादा ताकत और स्पीड के साथ कर। मैग्ना मन ही मन सोचता है, भाई ये लड़के ने मरवाना तय कर लिया है, जैसे तैसे पिछले हमले से बचे हैं और ये फिर से दावत दे रहा है। अब दोनों वेटो से भिड़ने के लिए तैयार हैं और एपिसोड का अगला सीन और धमाकेदार होने वाला है। तो भाई, वेटो फुल स्पीड में लक पर हमला करता है, लेकिन लक तो अपने नाम का पक्का है। जैसे ही वेटो का अटैक आता है, लक अपनी स्पीड और सेंसेस का इस्तेमाल करके एकदम कट लेता है और धंधर बोल्ड डिस्ट्रक्शन वाला अटैक ठोक देता है। लक ने सही प्लान किया था। वेटो के अटैक के बाद एक छोटा सा ओपनिंग मिलता है और लक उसे बखूबी भुनाता है, लेकिन अफसोस वेटो पर लक के अटैक का कोई असर नहीं होता। अब तो भाई लक और वेटो में
में तगड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि लक अपनी स्पीड की वजह से थोड़ा आगे है। वेटो के हर मूव का जवाब लक अपनी तेजी से दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ताकत के मामले में वेटो एकदम भारी पड़ता है। लक अपने बिजली जैसे अटैक्स करता है, पर वेटो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर वेटो के हमलों को भी लक अपनी स्पीड से संभाल लेता है, लेकिन दोनों के बीच ये भिड़ंत अगल ही लेवल की चल रही है। मैग्ना इन दोनों की फाइट देखकर सोच में पड़ जाता है। उसे लक की यादें तंग करने लगती है। लक वो लड़ाका जो ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के बाद से ही मैग्ना के पीछे पड़ा हुआ है। उसके अजीबोगरीब बालों का मजाक उड़ाना, हर समय उससे उलझना, यहाँ तक कि मिशन पर भी उसे परेशान करना लक की यही आदत है। मैग्ना सोचता है कि लक को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है, हमेशा हंसता रहता है। भाई, इसे तो लड़ाकू शैतान और निडर किस्मत का धनी कहना चाहिए। क्या आपको याद है जब डंगन मिशन के बाद ये टीम ब्लैक बुल्स के हाइडआउट पहुंची थी? तब लक और मैग्ना ने एक कॉम्बो अटैक प्लान किया था, क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून। लक अपनी बिजली वाले मैजिक से मैग्ना को टाइफून की तरह घुमा देता है और दोनों दुश्मन को धूल चटा देते हैं। लक भले ही मुश्किलें खड़ी करता हो, पर जब लड़ाई की बात आती है तो उसके बैटल इंस्टिंक्ट्स लाजवाब है। डंगन मिशन के बाद से लक और भी पावरफुल हो गया है। मैग्ना चिल्लाता है, ओए लक, मुझे पीछे छोड़ने की सोच मत बेवकूफ, और अपने मैजिक बैट से आग के गोले वेटों पर बरसाने लगता है। साथ में लक भी अपने इलेक्ट्रिक मैजिक वाले गोले फेंकता है। अब लक सोचने लगता है, शुरुआत में मैंने मैग्ना को सीरियसली नहीं लिया था, उसे कमजोर समझा क्योंकि वो एक कॉमनर है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स हमेशा कहते थे कि इस अजीब बालों वाले बंदे में कुछ खास है। शायद इसीलिए मैं उससे हमेशा उलझता था, ताकि उसके अंदर छिपे शैतान को देख सकूं। लेकिन अब लक को समझ आता है कि मैग्ना उसका पहला और सच्चा दोस्त है। दोस्ती और दुश्मनी के बीच लड़ाई का ये तगड़ा मेल वेटो के साथ इस लड़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। वेटो, लक और मैग्ना की भिड़ंत एकदम जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है और अगला सीन इस लड़ाई का अंजाम तय करेगा। तो भाई, लक और मैग्ना का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वेटो के खतरनाक हमले के बाद लक लड़खड़ा जाता है, लेकिन मैग्ना उसे गिरने नहीं देता। दोनों की जिद एकदम साफ है, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। वेटो भी ताना मारता है, तुम दोनों की बचकानी हरकतें खत्म हो गई हो तो क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूं? लेकिन लक और मैग्ना बिना किसी डर के जवाब देते हैं, आजा, हम न मरेंगे न हारेंगे। उधर आस्था और कीटो वेटो की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आस्था अपनी की सेंसिंग की क्षमता के जरिए सही दिशा पकड़ लेता है, जबकि कीटो हैरान होता है कि बिना मैजिक को महसूस किए आस्था ये कैसे कर सकता है। जब वे करीब पहुंचते हैं तो कीटो को भी वो खतरनाक मैजिक एनर्जी महसूस होती है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। आस्था कीटो से पूछता है, तुम ट्रांस मोड में क्या कर रहे थे जब मैं तुमसे लड़ रहा था? कीटो बताता है कि ट्रांस मोड एक ऐसा मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को ढीला छोड़ देता है और बिना सोचे समझे अपने शरीर से लड़ाई करता है। आस्था ट्रांस मोड में जाने की कोशिश करता है और कीटो अब साफ साफ मैग्ना और लक के मैजिक और वेटो के ताकतवर अटैक को महसूस कर सकता है। कीटो कहता है, ये वेटो एक दानव है, उसमें सैकड़ों जानवरों की ताकत है, लेकिन आस्था उसे दिलासा देता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। लक और मैग्ना पागल जरूर लगते हैं, पर ऐसी सिचुएशन में उन पर भरोसा किया जा सकता है, हम सब जिंदा लौटेंगे। उधर वेटो लक और मैग्ना पर हावी हो रहा होता है। वो उन्हें चिढ़ाता है, तुम जैसे कमजोर लोग सिर्फ मरने के लिए ही बने हो। लेकिन लक और मैग्ना हार मानने वालों में से नहीं है। दोनों कहते हैं, अगर हम आज हार गए तो सुपीरियर कहलाने लायक नहीं रहेंगे। वो लगातार लड़ते रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। लक को पता है कि साधारण तरीके से वो वेटो को हरा नहीं सकते। फिर आता है वो पल, लक और मैग्ना अपना मैजिक एक साथ मिलाते हैं और वेटो पर एक जोरदार कॉम्बो अटैक करते हैं। वेटो की कमजोरी को निशाना बनाकर वो क्लोज रेंज फुल बॉडी अटैक करते हैं। उनका अटैक इतना ताकतवर होता है कि कोहोनो, नोएल और वेनेसा उसे काफी दूर से महसूस कर सकते हैं। जब आस्था और कीटो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लक और मैग्ना वेटो को अपने कॉम्बो अटैक से धूल चटा रहे हैं। मैग्ना और लक ने अपनी पूरी ताकत झोंककर वेटो के वीक पॉइंट पर हमला किया। उनका कॉम्बो अटैक दमदार था, लेकिन वेटो ने उसे इतनी आसानी से रोक दिया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। नतीजा, मैग्ना और लक दोनों बुरी तरह घायल हो गए और सारा माना खर्च करने के बाद बेहोश हो गए। यामी ये सब देखता है और कहता है, ये दोनों सच्चे मर्द हैं, ट्रू मैन। लेकिन वेटो अपनी घमंडी हंसी के साथ ताना मारता है, तुम कीड़े हो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम बस इतना ही कर पाए। फिर वो दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी आस्था वहाँ पहुँचता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक तलवार से वेटो के हमले को रोकता है। वेटो उसे देखकर कहता है, ओह, तुमसे फिर मुलाकात हो गई। जो तुमने लिक्ट के साथ किया था उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन दोनों कीड़ों का हुआ है। आस्था बिना डरे अपनी दूसरी तलवार निकालता है और वेटो पर हमला करता है। वेटो उसका वार बचा लेता है, लेकिन आस्था की तलवार उसकी छाती पर चोट कर देती है। वेटो घबराकर कहता है, तो ये एहसास है जब एंटी मैजिक तलवार चोट करती है। अगर तुमने सही से वार किया होता तो मेरा बचना नामुमकिन था। इसका असर किसी भी
किसी जादूगर के सबसे घातक हमले से भी ज्यादा है। आस्था वेटो से पूछता है, तुम इन मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करके करना क्या चाहते हो? लेकिन वेटो कोई जवाब नहीं देता। वो बस हंसते हुए कहता है, तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की हालत भी कचरे जैसी ही करूंगा। दूसरी तरफ कीटो अपनी खास सेंसिंग एबिलिटी से देखता है कि वेटो का पावर लेवल किसी और ही स्तर पर है। उसके चारों तरफ जो मना का बहाव है वो लगातार उसकी रक्षा कर रहा है। कीटो मन ही मन सोचता है, इसने मेरे पिता को भी हरा दिया, इसका सामना करना तो नामुमकिन सा लगता है। वेटो कहता है, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, पहले मैं तुम सबको खत्म करूंगा, फिर मैजिक स्टोन ढूंढ लूंगा। आस्था और कीटो मिलकर उस पर हमला करते हैं। उनकी स्पीड कमाल की होती है, लेकिन वेटो उन्हें आसानी से संभाल लेता है। वो आस्था को एक जोरदार मुक्का मारता है। हालांकि आस्था अपनी एंटी मैजिक तलवार से खुद को संभाल लेता है और फिर से लड़ाई में जुट जाता है। वेटो दोनों को ताने मारते हुए बुरा बुरा कहता है, लेकिन आस्था और कीटो हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से वेटो पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ वेनेसा को दूर से ही उनकी लड़ाई का माना महसूस होता है। यामी के गंभीर आदेश की फाइट करनी है सुनकर वो दारू छोड़ने का फैसला करती है। इतने में एक घबराया हुआ फिंडरल वेनेसा के पास आता है। फिंडरल डरते हुए कहता है, अगर उस दानव ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगा, और अगर मैं छिपा रहा तो यामी मुझे मार देगा। मैं क्या करूं? वहीं चार्मी मस्त सो रही होती है और खाने के सपने देख रही होती है। उसे एक केकड़ा जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो केकड़ा और कोई नहीं बल्कि ग्रे होता है। दूसरी तरफ गोश अपने ही ख्यालों में है। वो सोचता है, मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना है ताकि मैं अपनी प्यारी मरी से मिलने जा सकूं। तभी एक शत्रु आता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा सामना आई ऑफ द मिडनाइट सन के बेस्ट चेन यूजर से है। मरी नाम की लड़की को तो भूल ही जाओ, क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। गोश उस पर मिरर मैजिक से हमला करता है, लेकिन चेन यूजर अपनी चेन मैजिक से गोश के हर अटैक को रोक देता है। उसकी चेन किसी भी मैजिक स्पेल का पता लगाकर उसे तोड़ देती है। गोश ने जितने भी मूव्स इस्तेमाल किए सब नाकाम हो गए। तब गोश अपने रियल डबल का इस्तेमाल करता है। चेन यूजर अपनी चेन को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और हर बार गोश के अटैक को रोक देता है। चेन यूजर 2 बड़े लोहे के गोले निकालकर गोश पर हमला करता है। गोश छिपने की कोशिश करता है, लेकिन चेन यूजर उसे ढूंढ लेता है। गोश सोचता है, ये शत्रु जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर मैंने इसे कमजोर समझने का मौका नहीं दिया तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। तभी एक केकड़ा गोश के पास आता है, जो असल में ग्रे होता है। दोनों एक प्लान बनाते हैं। चेन यूजर ताना मारते हुए कहता है, ब्लैक बुल के सदस्य, तुम सब डरपोक हो। तभी गोश और उसका क्लोन एक साथ जवाब देते हैं, चुप रहो। चेन यूजर गोश के क्लोन को चेन से नष्ट कर देता है, लेकिन असली गोश उसके पीछे आकर कहता है, बेवकूफ तो तुम हो, और अपने फाइनल अटैक से उसे खत्म कर देता है। बाद में पता चलता है कि ग्रे ने गोश का रूप धारण कर लिया था, जिससे असली गोश को पीछे से हमला करने का मौका मिला। चेन यूजर को लगा कि एक असली गोश और दूसरा क्लोन है, लेकिन असल में ग्रे और क्लोन दोनों का इस्तेमाल करके असली गोश ने उसे मात दे दी। ब्लैक बुल का ये टीम वर्क और रणनीति दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी सही प्लानिंग से बड़ी बड़ी चुनौतियों को हराया जा सकता है। ग्रे अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बार बार बोलता है, तुम हमारे जाल में फंस गए, फंस गए, फंस गए। गोश गुस्से में कहता है, बस करो ये सब मेरे जैसा बनके, मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं। इस दौरान गोश के पास बहुत कम मैना बचा होता है, लेकिन अभी तो बाकी दुश्मनों से भी लड़ाई करनी है। ग्रे का ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। ग्रे का पैर मुड़ जाता है तो गोश उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे बढ़ता है। गोश बोलता है, किसी और का रूप ले लो, मेरे जैसा मत बनो। अच्छा, तुम केकड़ा बन जाओ, उनके कई पैर होते हैं, आराम से चल पाओगे। ग्रे जवाब देता है, उसके लिए मुझे मैजिक यूज करना पड़ेगा और हमारा मैजिक पहले ही खत्म हो रहा है। अभी बाकी दुश्मनों से भी तो लड़ना है। उन्हें पता होता है कि चार्मी वही कही लेटी है, लेकिन वो बेहोश है। हालांकि उसका मैजिक उनके काम आ सकता है, इसलिए वे उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दुश्मन के जादुई जाल में वे फंस जाते हैं। दुश्मन ने एक टेम्पल मैच को भी कैद कर रखा होता है और उसका मैजिक धीरे धीरे गोश और ग्रे का मैना चूस रहा होता है। गोश की ग्रिमोयर भी जाल में फंसी होती है, जिससे वो अपना मिरर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो निराश होकर कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे जल्द ही कुछ सोचना होगा क्योंकि उसका मैना खत्म होने वाला है। वो चार्मी को चिल्लाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। गोश को आस्था की पुरानी बातें याद आती है, जो उसने गुफा में बच्चों को बचाने के दौरान कही थी। आस्था ने उसे टीम वर्क का महत्व समझाया था कि अकेले लड़ने की बजाय साथ मिलकर लड़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। गोश और ग्रे एक प्लान बनाते हैं। दुश्मन कहता है, तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं बचा है, कुछ देर में तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा और तुम बेकार हो जाओगे। गोश जवाब देता है, इम्प्रेसिव, तुम्हारा मैजिक काफी शानदार है ओल्ड मैन। इस पर दुश्मन गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, मुझे बूढ़ा मत बोलो। गोश के कहने पर ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से एक पत्थर को मीट में बदल देता है। गोश जोर से चिल्लाता है, ओए चार्मी, कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है। चार्मी को जैसे ही ये सुनाई देता है, उसके अंदर का राक्षस
जाग जाता है। वो उठकर 3 बड़े हमले करके दुश्मन को धराशायी कर देती है। इसके बाद चार्मी उस मीट को खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो असल में पत्थर है। चार्मी गुस्से में गोश को घूरती है, लेकिन गोश उसकी ताकत देखकर कहता है जब चार्मी सीरियस होती है तो उसकी मैजिक पावर अद्भुत होती है। फिर वो ग्रे से कहता है तुमने भी अच्छा काम किया, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक बहुत खास है। मैंने कभी किसी को चीजों का रूप बदलते नहीं देखा। तुम टीम के लिए और भी ज्यादा मददगार बन सकते हो। इस तरह टीम वर्क और रणनीति से वे दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रे ने अपना पूरा मैना इस्तेमाल कर लिया, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल खत्म होने लगता है। जैसे जैसे उसका मैजिक कमजोर पड़ता है वो अपने असली रूप में वापस आने लगती है। अब तक ब्लैक बुल के सदस्यों ने भी ग्रे को उसके असली रूप में कभी नहीं देखा था। वो हमेशा किसी और के रूप में रहती थी, कभी मोटे आदमी के तो कभी किसी और के। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है ग्रे अपने असली रूप में आ जाती है। असली में ग्रे एक लड़की है। वो बेहद शर्मीली है और उसे बहुत अजीब लगता है कि लोग उसे उसके असली रूप में देख रहे हैं। वो कहती है ये तो बहुत अपमानजनक है कि लोग मुझे इस रूप में देख रहे हैं। गोश इस पर कहता है मुझे तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी बहन है और उसे देखकर ही मेरा पूरा पावर वापस आ जाएगा। चार्मी मजाक उड़ाते हुए कहती है सीरियसली, ये बंदा तो ग्रे में हल्का सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। चार्मी की उम्र 19 साल है और गोश भी 19 साल का है, लेकिन फिलहाल गोश का मैजिक लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी ओर आस्था और किटो वैटो के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। पहले तो दोनों अपनी अपनी तलवारों से वैटो पर वार करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद वैटो दोनों को जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन आस्था और किटो हार मानने वालों में से नहीं है। वैटो कहता है तुम्हारे ये बच्चों जैसे हमले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। तुम जैसे कमजोर लोग जो किसी ऐसे हथियार से लड़ते हैं जिसे छूने के भी लायक नहीं हो, मुझसे क्या मुकाबला करोगे। वो आस्था की एंटी मैजिक तलवार के बारे में बात कर रहा होता है। वैटो आगे कहता है तुम्हारे पास न तो लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है और न ही तुम किसी ठोस जादू का मुकाबला कर सकते हो। इस बीच वैटो गुस्से में आस्था पर हमला करता है, लेकिन आस्था किसी तरह खुद को बचा लेता है। वैटो फिर से उस पर वार करता है और इस बार आस्था को चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। नोएल और कोहोन उसे दूर से देख रही होती है। नोएल समझाती है कि आस्था ने वैटो को जवाब में क्या कहा। वो कहता है कि किसी की ताकत उसकी इच्छा शक्ति से होती है, न कि सिर्फ जादू या हथियार से। फिर कोहोन और नोएल मिलकर वैटो को भटकाने की कोशिश करती है ताकि आस्था और किटो को मौका मिले। कोहनो अपने मैजिक से आस्था को वेटो के अटैक से बचा लेती है। तभी उसे दिखता है कि उसके डैड और भाई ऐसे पड़े हैं जैसे किसी शादी में थाली चट करने के बाद लोग लेटे रहते हैं। नोएल भी देखती है कि मैग्ना और लग जमीन सूंघ रहे हैं। इधर आस्था भी दर्द में पड़ा हुआ था, पर फिर खड़ा होकर वेटो पर चिल्लाता है नॉट येट, आई एम नॉट डन, और जाकर उसे मुक्का मार देता है। आस्था की हालत देखकर वेटो भी सोच रहा होगा ये इंसान है या पिटाई का नया ब्रांड एम्बेसडर। कोहनो आस्था को चट्टान से टकराने से फिर बचा लेती है, लेकिन नोएल सवालों का पिटारा खोल देती है। सबको हील कर सकती हो तो जल्दी करो। कोहनो पलट कर कहती है अरे क्या वेटो मेरे गाने का टिकट लेकर बैठा है। फिर वो चिल्लाकर कियोटो को जगाने लगती है हे बिग ब्रदर, सोने का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? याद है हमें आइडल बनना था। कियोटो की आंख खुलती है और वो जवाब देता है मूर्ख किसे बोल रही हो। मन में सोचता है अगर मैंने डांस मैजिक से उस मुक्के का असर हल्का न किया होता तो आज मैं सीधा भगवान के पास होता। कोहोनो और कियोटो कॉम्बिनेशन मैजिक करते हैं। कोहोनो का गाना और कियोटो का डांस ऐसा लगता है जैसे किसी टैलेंट शो में परफॉर्म कर रहे हो। वेटो इस अटैक से चौंकता है और कहता है एक चिड़िया और चूहे का कॉम्बो, मुझे तो आज तक ऐसा मजेदार अटैक किसी ने नहीं मारा। कियोटो पूरी ताकत लगाकर वेटो पर हमला करता है, लेकिन वेटो वही खड़ा हंसता है। ये लोग वाकई सोचते हैं कि ये मुझे हरा सकते हैं। वेटो ने ये देख सोचा क्या मुझे हराने आए हो या इंडिया गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने। कियोटो ने अपनी पूरी जान लगाकर वेटो पर हमला किया। वेटो खड़ा हंस रहा था जैसे कह रहा हो इतनी मेहनत सिर्फ मेरी तारीफ करवाने के लिए कर रहे हो या सच में हराना चाहते हो। वेटो चिढ़कर कहता है बस बहुत हो गई तुम्हारी स्पीच, अब सीधा एक्शन दिखाओ, और बिना किसी झिझक के कियोटो का पैर काट देता है। इसके बाद उसे एक मुक्का मारकर सीधे सुला देता है। फिर भागते हुए कोहनो की ओर जाता है और घमंड से कहता है तुम इंसानों को क्या हक है प्यार, बॉन्ड्स और सपनों की बात करने का। वेटो ने कोहनो की गर्दन पर एक जोरदार वार किया जिससे कोहनो तड़प उठी। ये देख हाई प्रीस्ट का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना गेम मैजिक मॉनिटर टॉय इस्तेमाल करते हुए वेटो पर हमला किया, लेकिन वेटो के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने उन मॉनिटर्स को आराम से खत्म कर दिया और फिर ठाके लगाते हुए कहा हमारे पास भी सपने थे, हमारे पास भी बॉन्ड्स थे, लेकिन तुम इंसानों ने उन्हें तोड़ दिया। हमारे गोल्डन ड्रीम्स और ब्लड बॉन्ड्स को मिटा दिया और देखो बस 2 वार में तुम्हारे इस गाने नाचने वाले ड्रामे को खत्म कर दिया। वेटो कोहनो की ओर देखकर व्यंग्य में कहता है तो तुम्हें निराशा का स्वाद कैसा लगा। कोहनो उसे घूर कर देखती है। वेटो हंसकर बोलता है घूरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंखों में अभी भी हार
का डर नहीं है। चलो तुम्हारे गले से तुम्हारा फंकी कार्ड भी निकाल देता हूँ। एक चिड़िया जो गा नहीं सकेगी उसके पास जीने का क्या मकसद होगा। वेटो कोहनो के गले की ओर हाथ बढ़ाता है, तभी नोएल चिल्लाती है उसे अभी के अभी छोड़ दो। लेकिन वेटो उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहता है, तुम्हारे चिल्लाने से मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो चुपचाप इसे मरते हुए देखो। नोएल असमंजस में थी। वो सोच रही थी कि अगर उसने अटैक किया और वो कोहनो को लग गया तो। उसने वेटो को रोकने की कोशिश की थी जब उसने आस्था को पकड़ा था, लेकिन वो तब भी असफल रही। उसकी आंखों में उन सब की तस्वीरें घूमने लगी जिन्होंने अपनी जान लगाकर लड़ाई की थी। वो खुद को कोस रही थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। वेटो कोहनो का कंधा जोर से दबा रहा था, तभी नोएल को कोहनो की आवाज सुनाई दी, इट्स ऑल राइट, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है और अब तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो। तुम अब उस चीज के लिए लड़ रही हो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नोएल सोचने लगी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और तभी ब्लैक बुल से जुड़ी सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। कोहनो ने कहा, तुम कर लोगी, कोई शक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फ्यूगोलियन की कई बात भी उसके दिमाग में गूंजने लगी। जो तुम्हारे भाई बहन ने कहा उससे अपने दिल और दिमाग पर असर मत पड़ने दो। युद्ध के मैदान में तुम्हारे एक गलत फैसले से किसी की जान जा सकती है। कमजोर होना ठीक है, लेकिन कमजोर बने रहना बुरा है। तुमने अपनी मर्जी से यहाँ रहना चुना है तो मजबूत बनो। ये सोचते ही नोएल के अंदर की सारी ऊर्जा फूट पड़ी। पूरे अंडर वाटर टेम्पल में उसकी शक्ति का एहसास होने लगा। जमीन हिलने लगी। उसने वेटो को घूरते हुए कहा, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना पछताओगे। वेटो उसकी ताकत को देखकर दंग रह गया। उसने कहा, इतना मैजिक पावर, तुम कौन हो, क्या तुम रॉयल्टी हो? नोएल बोली, हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं रॉयल्टी हूँ या नहीं, मैं ब्लैक बुल की नोएल सिल्वा हूँ। अब वेटो की एंट्री देखो। भाई साहब ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि नोएल क्या करने वाली है। हंसते हुए बोले, तुम करप्ट क्लाइंट से हो, चलो जितनी ताकत है दिखाओ। मतलब खुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाया जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए हो। नोएल ने सोचा, अब तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। उसने अपना सी ड्रैगन रोर फायर कर दिया। वेटो ने पहले तो अपने मैजिक से रोकने की कोशिश की, पर भाई वो अटैक ऐसा था कि बेचारा वेटो धक्का खाकर पीछे हट गया। और फिर क्या, नोएल ने सीधा उसका एक हाथ काट दिया। हाँ, सच में ऐसा काटा जैसे वो मैजिक के साथ नहीं, किसी छुरी चाकू वाले शो में हो। पब्लिक चारों तरफ देख रही थी। सबका मुंह खुला रह गया। सबको ऐसा लगा जैसे खुद सी गॉड ने ड्रैगन भेजा हो। हाईप्रिस्ट वही बोल पड़ा, क्या नोएल सी गॉड की इनकारनेशन है? मतलब तारीफ भी ऐसी कि खुद भगवान का नाम खींच लाए। यामी ने देखा और बोला, तुमने तो अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारे अंदर कुछ सीक्रेट पावर है। मतलब बंदा खुद भी शौक में है और तारीफ करते करते रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ वेटो अपने कटे हुए हाथ को देखकर रोने चलाने लगा, ये मेरे साथ क्या हुआ? और फिर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक मोड ऑन, उसकी कम्युनिटी, उसकी खुशियाँ, और फिर सब खत्म हो गया। इतना गुस्सा आया कि भाई के माथे पर तीसरी आंख खुल गई। अब वेटो ने नया स्टंट किया, अपने कटे हुए हाथ को अपने मैजिक से वापस उगा लिया। ये देखकर यामी और हाईप्रिस्ट दोनों का दिमाग हिल गया। मतलब अब तक कोई मैजिक सिर्फ चोट भर सकता था, पर ये बंदा सीधे बॉडी पार्ट रीजनरेट कर रहा है। यामी सोचता है, ये लोग सिर्फ टेररिस्ट नहीं, इनका तो कुछ बड़ा प्लान है। उसने नोएल को भागने के लिए कहा, पर नोएल ने बोला, नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वेटो फिर से हमला करता है। नोएल की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। सबको लगने लगा कि ये गई काम से। तभी आस्था आता है और वेटो के अटैक को रोक देता है। आस्था वेटो से बोलता है, हम अभी हारे नहीं हैं। वेटो मुस्कुराता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, और अपनी ताकत बढ़ा लेता है। मतलब यहाँ हर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे ये लड़ाई का फाइनल राउंड हो और सबकी जान दाव पर है। ये वेटो का ड्रामा शुरू होता है। फिर वेटो ऐसा पावर अप मारा कि बंदा नए DLC अवतार में आ गया। तीसरी आंख खुली, हाथ रीजनरेट हुआ और सिनिस्टर मैजिक ऐसा कि फिश टेम्पल का वाईफाई रेंज तक हिला दिया। उधर सेक्की अपने दोस्तों को बोलता है, जितनी मदद कर सकते हो करो, मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन रिपोर्ट करने से पहले ही वेटो का माना सेंस हुआ और सेक्की का रिएक्शन, अबे ये तो लेवल 99 का बॉस बन चुका है। वेनेसा अपनी लड़ाई में फंसी थी और उसका दुश्मन वही पुराना डायलॉग ठोक रहा था, मैं तुम्हारा सारा माना चूस लूंगा, तुम्हें वही खड़ा खड़ा नष्ट कर दूंगा। और वेनेसा का जवाब ऐसा जैसे मिड सीजन हीरोइन का फाइनल कमबैक डायलॉग, ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें हराकर अपने साथियों को बचाऊंगी। नोएल को वेटो देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कोई नई शक्ति पाली हो। तीसरी आंख खुलते ही वेटो का लुक ऐसा हो गया जैसे उसने खतरनाक राक्षस का कोर्स पूरा कर लिया हो। अब तो वो नोएल की नानी की कहानियों वाला असली दुष्ट राक्षस लग रहा था, वही जो दुनिया और उसके जादू को हड़पने के सपने देखता था। उन कहानियों के हिसाब से सबसे ताकतवर राक्षस तो फॉरबिडन मैजिक का चैंपियन था। उसने खुद को डेमन में बदल लिया था, ऐसा डेमन जिसके पास सुपरमैन वाला पावर पैक था। बंदा इतना क्रेजी था कि उसने इंसानियत मिटाने का ठेका उठा लिया। लेकिन तभी एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और उससे लड़ा। यही इंसान आगे चलकर पहला विजर्ड किंग बना। मैं तुम्हें ऐसी निराशा दिखाऊंगा कि तुम प्रू डिस्पेयर का मतलब
मतलब गूगल करोगे। यामी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा इन सबको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। उसने पूरा जोर लगाया लेकिन उस स्पेशल मैजिक को तोड़ नहीं पाया। यामी फिर उस आई ऑफ द मिडनाइट सन वाले बंदे से सीधा सौदा करता है, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। दुश्मन खिलखिला के बोला, ओ डर गया मैं, खी खी खी। यामी का सब्र टूट गया। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, माफी मांगने का टाइम खत्म। अब तेरी कब्र पर फूल नहीं मेरी थूक जाएगी। वही दूसरी ओर वेनेसा का सामना हो रहा था उस दुश्मन से जो मच्छरों की फैक्ट्री लेकर आया था। उसका मैजिक ऐसा था कि मच्छर जैसे सुई चुभाते हैं वैसा ही असर करता था। उसने वेनेसा के चारों ओर अपनी मच्छर सेना को डंक मारने भेज दिया। वेनेसा ने अपने धागों से उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो चालाकी से बच गया। इसके बाद उसने एक और हमला किया जिसमें उसकी सुई से अजीब सी आवाज निकलती थी। वो आवाज इतनी इरिटेट करने वाली थी कि वेनेसा का दिमाग भन्ना गया। दुश्मन बार बार हमला करता रहा जैसे मच्छर काट काट कर खून चूसते हैं। लेकिन जब वो अपनी ग्रैंड फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था तभी बाजी पलट गई। वेनेसा ने अपने धागों से उसे कसकर पकड़ लिया। मजे की बात ये थी कि बंदे ने खुद को वेनेसा के पास लाकर उसकी मुश्किलें आसान कर दी। वो अपनी ही चाल में फंस गया। उसकी सुई वाली आवाज वेनेसा के धागों को रोक रही थी लेकिन जब वो खुद वेनेसा के पास आ गया तो वेनेसा ने उसे ऐसा जकड़ा कि वो हिल भी नहीं पाया। अब ये लड़ाई वेनेसा के नाम थी। जैसे जैसे वो मच्छरमैन वेनेसा पर बार बार हमले करता, वेनेसा चालाकी से उसे अपने जाल में फंसाती जाती। पहले तो उसने उसे एक गुड़िया की तरह नचाया। वो बंदा अटैक करता और वेनेसा उसकी ही चाल को उसके खिलाफ मोड़ देती। मजे की बात ये थी कि उस बंदे का जो भी माना इकट्ठा हो रहा था वो वेनेसा चुपचाप अपने अंदर खींचती जा रही थी। आखिरकार वेनेसा ने अपनी धागों की कला से उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। उसने उसके हाथों को पकड़कर ऐसा हाल किया कि वो अपने ही हमले से अपनी दुर्गति कर बैठा। उसकी सुई में जमा पूरा माना उसकी बॉडी से निकलकर वेनेसा में ट्रांसफर हो गया। बंदा तो वैसे ही लोटा हो गया। वेनेसा ने न सिर्फ उसे हराया बल्कि उसके जादू को अपनी ताकत बना लिया। फिर बिना किसी नाटक के वो अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को ढूंढने निकल पड़ी। उधर वैटो को बड़ा झटका लगा। उसे लगा था कि आस्था अब तक औंधे मुंह पड़ा होगा पर आस्था अभी भी डटा हुआ था। वैटो ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे ट्रू फॉर्म के आगे टिक नहीं पाओगे। नोएल जो खुद भी हैरान थी चिल्लाई, तुम इतने बुरी तरह घायल हो, आखिर खड़े कैसे हो पा रहे हो? आस्था ने जवाब दिया, कहोनो ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे ठीक किया। मैं मुश्किल से उनकी आवाज सुन पाया लेकिन वो काफी थी। हमें इस दानव को हराना होगा ताकि कहोनो का गला और कियोटो का पैर सही करने का तरीका ढूंढ सके। फिर उसने वैटो की ओर देखा और जोश में कहा, इस दानव ने अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जादूगर होगा जो इस तरह का जादू करना जानता है और जो स्पेल थोड़ी देर पहले मुझ पर इस्तेमाल हुआ उसी ने मुझे फिर से खड़ा होने में मदद की। आस्था ने नोएल के सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था कि तुम कर लोगी। तुम उतनी ही शानदार हो जितना मैंने सोचा था। अब मेरी बारी है, मुझे इस पर छोड़ दो। फिंडरल जो पीछे छुपकर सब देख रहा था अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। उसने अपने मन में सोचा, ये आस्था क्या सोच रहा है, ये सच में पागल हो गया है। वैटो की तीसरी आंख और ये दानव, ये लिक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो खिसकने की कोशिश करता वैटो ने ताना मारा, तुम कुछ नहीं कर सकते इस घायल शरीर के साथ। आस्था ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इतना घमंड मत पाल सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे माथे पर एक एक्स्ट्रा आंख उगाई है। फिंडरल ने अपने मन में कहा, नहीं वो घमंडी नहीं है, वो सच में खतरनाक है। लेकिन मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं। अब माहौल इतना गर्म हो गया था कि ये लड़ाई किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। वेटो के ये शब्द सुनकर फिंडरल का दिल बैठ गया। मन ही मन उसने सोचा, ये हैरी दानव तो पक्का हमें कचरे के डिब्बे में डालकर सुकून से बैठने वाला है। लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और टीम के साथ खड़े होने का फैसला किया। भले ही उसके अंदर से एक आवाज लगातार चिल्ला रही थी, क्या कर रहा है पागल, मरवा देगा। वही आस्था ने वेटो की बातों का जवाब अपने जुझारू अंदाज में दिया। उसने कहा, तुम कहते हो कि हार ना मानना मेरी कमजोरी है, सुन लो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपने सपनों को पूरा करने से पहले कभी हार मानने वाला नहीं। आस्था के इन शब्दों का असर फिंडरल पर पड़ने लगा। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर कहा, भाई तू इनकॉम्पिटेंट नहीं है, तू टीम का हिस्सा है, मैदान में उतर। वेटो ने फिर अपनी मर्दांगी का प्रदर्शन करते हुए ताना मारा, तुम्हारी ये हिम्मत भी उतनी ही बेकार है जितनी तुम चींटियों की ताकत। मैं तुम्हें असली निराशा दिखाने वाला हूँ। और उसके मिथिकल बीस्ट मैजिक से हमला शुरू कर दिया। घायल पड़े मैग्ना, लक, क्योटो और उसके डैड पर वेटो का खतरनाक अटैक आने ही वाला था कि अचानक एंट्री मारी वेनेसा ने। उसने अपने थ्रेड से सबको बचा लिया और वेटो को भी कसकर जकड़ दिया। पूरी नफरत के साथ बोली, ओ सुन बे, पूरे बदन पर बालों वाले डरावने दानव, तेरा नाम वेटो है ना? यामी कैप्टन ने तेरे बारे में बताया था, लेकिन सच कहूँ तो तू उनकी बातों से भी ज्यादा भयानक और अगली निकला।
आस्था और नोएल को वेनेसा को देखकर राहत मिली। वेनेसा ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे तो मैं हर वक्त दारू पीकर टली रहती हूँ, पर तेरी हिम्मत देखकर मेरा भी दिल कर गया तेरे साथ आऊं। बच्चे, तुम सही में कमाल कर रहे हो। चलते रहो, बढ़ते रहो और मुझे भी साथ ले लो। अब समझ में आया कि ब्लैक बुल्स तुझसे इतना प्यार क्यों करती है। यामी, जो बंद कमरे में फंसा हुआ था, चुपके से सुन रहा था और धीरे से बड़बड़ाया, सही कहा वेनेसा। आस्था की यही बात उसे सबसे खास बनाती है। उसकी कभी हार न मानने वाली आदत ने आज हम सबको अपनी लिमिट्स पार करने पर मजबूर कर दिया। पर वेटो को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने गुस्से में वेनेसा के थ्रेड्स को तोड़ दिया और चीखा, क्या तुम सच में सोचती हो कि ये धागे मुझे रोक सकते हैं? अब और बकवास मत करो। मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि जीतने का सपना देखना बेकार है। मरोगे तुम सब। उसने फिर से हमला किया और आस्था ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वेटो का हमला इतना तेज था कि आस्था उसे संभाल नहीं पाया। तभी सीन में फिंडरल की एंट्री हुई। फिंडरल ने अपने स्पेशल मैजिक से वेटो के हमले को रोक दिया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मेरे जूनियर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब तो मुझे भी सीनियर की तरह बिहेव करना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका हाल बुरा था। भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो पक्का मौत के मुंह में कूदने जैसा है। वेनेसा ने मजाक में कहा, ओहो देखो तो सही, हमारा डरपोक आखिरकार बाहर निकल आया। फिंडरल गुस्से में बोला, डरपोक किसे कह रही हो? और मन ही मन बड़बड़ाया, मत हार मानो, मत हार मानो, मरने से पहले थोड़ा काम तो कर ही लो। वेटो ने उन्हें ताना मारा, तुम सब चींटियां हो। इतना ही नहीं, तुम चींटियों के भी लायक नहीं। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, मुझ पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाओगे। लेकिन ये चींटियां हार मानने वालों में से नहीं थी। टीम के हर मेंबर के अंदर का जज्बा अब उफान पर था। वेटो को नहीं पता था कि ये छोटी छोटी चींटियां उसे ऐसा डंक मारेंगी कि उसका नाम भी भूल जाएगा। इस फाइट का लेवल अलग ही था, पूरा टीम वर्क और स्ट्रैटेजी से भरा हुआ। जैसे ही वेटो ने एक और खतरनाक हमला प्लान किया, वेनेसा ने सबकी जिम्मेदारी ले ली। उसने फिनरल और आस्था दोनों पर अपने थ्रेड्स लगा दिए ताकि किसी भी खतरे के वक्त उन्हें तुरंत बचाया जा सके। उसने आस्था को साफ साफ निर्देश दिया, अपने एंटी मैजिक सोर्ड को किसी भी हालत में मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। फिनरल का हाल अलग ही था। जब वेनेसा ने उसे मोटिवेट करने के लिए कहा, अगर तुमने हमारी मदद की तो मैं तुम्हें बड़ा सा हक दूंगी, और फिर मजाकिया अंदाज में जोड़ा, चाहो तो मेरे बूबीज, मेरा मतलब है मेरे कंधे पर सिर रखकर जी भर के रो सकते हो। ये सुनते ही फिनरल का माना ओवरफ्लो करने लगा, या शायद कुछ और। इधर आस्था और फिनरल ने वेटो की हर मूव को टीम वर्क से जवाब दिया। वेटो ने मिथिकल बीस्ट मैजिक से एक लॉन्ग रेंज अटैक किया, लेकिन फिनरल ने अपने स्पेशल मैजिक से उस अटैक को वेटो पर ही वापस भेज दिया। वेटो समझ गया कि लॉन्ग रेंज अटैक से बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने क्लोज कॉम्बैट का फैसला किया। जैसे ही वेटो ने आस्था पर हमला किया, फिनरल ने तुरंत अपने मैजिक से आस्था को गायब कर दिया और उसे वेटो के पीछे पोर्टल से वापस लाया। आस्था ने अपनी एंटी मैजिक तलवार से वेटो पर वार किया, लेकिन वेटो की रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थी। उसने तुरंत पलटकर आस्था पर हमला किया। तभी वेनेसा ने अपनी चाल खेली। उसने अपने थ्रेड से आस्था की बॉडी को खींचकर उस अटैक से बचा लिया। टीम वर्क का ये जबरदस्त इस्तेमाल हर बार वेटो के प्लान्स को फेल कर रहा था। फाइट अपने चरम पर थी। वेटो ने गुस्से में एक और जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिनरल ने अपने मैजिक से एक पोर्टल खोलकर वेटो को भ्रमित कर दिया। वेटो को लगा कि पोर्टल से आस्था निकलेगा, लेकिन वहाँ से एक पत्थर निकलता है। जैसे ही वेटो उसका ध्यान भटकाता है, आस्था दूसरी ओर से पोर्टल से बाहर आकर वेटो पर सीधा कट मारता है। इस टीम वर्क और आस्था की बदौलत वेटो को हर बार भारी नुकसान हो रहा था। ये लड़ाई दिखा रही थी कि टीम वर्क और सही स्ट्रैटेजी किसी भी ताकतवर दुश्मन को हरा सकती है।